गुड मॉर्निंग। सोयल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज अपन अध्ययन करेंगे मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मृदा उर्वरता को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। उससे पहले अपन मृदा उर्वरता की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो पादप वृद्धि की उपयुक्त दशाओं में मृदा की पोषक तत्वों को प्राप्य अवस्था में उचित मात्रा व निर्दिष्ट संतुलन में प्रदान करने की क्षमता जो होती है उसे मृदा उर्वरता कहते हैं। यानी पौधों की वृद्धि के लिए मृदा के द्वारा जो पोषक तत्व यानी प्राप्य अवस्था में संतुलित मात्रा में और उचित मात्रा में प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसे ही मृदा उर्वरता कहते हैं। और इंग्लिश में अगर देखें तो सोइल फर्टिलिटी में भी डिफाइन एज द कैपेसिटी ऑफ सोइल टू फर्निश अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स टू द plants in proper amount and appropriate balance under ideal condition of plant growth। यानी पौधों की वृद्धि के लिए जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की, वो प्रदान करने की जो मृदा की जो क्षमता होती है उसे ही मृदा उर्वरता कहते हैं। आगे और डेफिनेशन पर देखें तो मृदा की सभी आवश्यक खाद्य तत्वों की प्राप्य एवं उचित रूप तथा उचित संतुलन में प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसे मृदा उर्वरता कहते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक शक्ति के योग को भी मृदा उर्वरता कहते हैं। भौतिक के अंदर क्या आगे, जैसे फिजिकल के अंदर बल्क डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी है, स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है ये। और रासायनिक के अंदर उनकी पीएच हो गई, सी हो गई, ईसी हो गई। तथा जैविक के अंदर जैसे सूक्ष्म जीव, माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जब ये भूमि के अंदर निश्चित मात्रा के अंदर होंगे तो पौधों को आवश्यक जो पोषक तत्व है वो मिट्टी से मिलते रहेंगे। तो मृदा में पौधों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर एवं संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, लेकिन जल निकास उचित न होने के कारण वायु व जल के संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है तथा सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हो, तो इस स्थिति में भी मृदा की उर्वरता अच्छी नहीं होगी। यानी अगर मृदा उर्वरक है लेकिन उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं है या इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है तो वह मृदा उर्वरक तो होती है लेकिन वह उर्वरता अपनी प्रदर्शित नहीं कर पाती है। क्योंकि अगर जल निकास नहीं होगा तो जो पोर स्पेस होते हैं, जैसे एयर और वाटर का जो रेशियो होता है वो 25% होता है। यानी 25% वायु होती है और 25% जल होता है। अगर अधिक मात्रा में जल भरा रहेगा, जो वायु के जो पोर स्पेस थे 25%, तो वो क्या है, जल से भर जाएंगे। और जब हवा की कमी हो जाती है यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सूक्ष्म जीवों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, मृदा की उर्वरता अच्छी नहीं होती है। इसलिए मृदाओं में किसी प्रकार के वैश्विक पदार्थ नहीं होने चाहिए, यानी टॉक्सिक जो एलिमेंट्स है वो नहीं होने चाहिए। इस तरह लवणीय मृदा उपजाऊ तो होती है लेकिन उसमें उपस्थित सोडियम लवणों का आधिक्य पौधों के लिए वैश्विक होता है। साथ ही सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और अन्य पोषक आयन्स के बीच संतुलन को भी असंतुलित कर देता है। यानी जो लवणीय भूमि होती है वो उपजाऊ तो होती है लेकिन उनमें क्या होता है, सोडियम की जो लवण है, NaCl है, सोडियम है, तो इनकी अधिकता के कारण जो क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कैल्शियम होता है उसकी जगह सोडियम आ जाता है। और जो सोडियम वहाँ आने के कारण जो कैल्शियम और पोटेशियम की जो प्राप्य अवस्था थी उसमें चेंज आ जाता है और पौधों को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तथा यह टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है लवणीय सोइल के अंदर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि पौधे का जो जल है वो बाहरी जो सोइल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें लवणीय होने के कारण उसमें सांद्रता, आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो पौधों के जो अंदर का जल होता है वो बाहर निकल जाता है और पौधे मुरझा जाते हैं और अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इससे भी मृदा जो उर्वरता है वो प्रभावित होती है। तो मृदा उर्वरता के प्रकार, टाइप ऑफ सोइल फर्टिलिटी की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, निहित एवं
अथवा प्राकृतिक उर्वरता यानी इनहेरेंट और नेचुरल फर्टिलिटी। मृदा में प्राकृतिक रूप से कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं तो उसे प्राकृतिक उर्वरता या निहित उर्वरता कहते हैं। सभी पादप पोषक तत्वों की अपेक्षा पौधों की सामान्य वृद्धि और फसल उपज के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास आवश्यक होता है। भारतीय मृदाओं में 0.2 से 0.3% नाइट्रोजन और 0.03 से 0.3% फास्फोरस और 0.4 से 0.5% पोटास पाया जाता है। निहित उर्वरता यानी नेचुरल जो फर्टिलिटी है उसके अंतर्गत कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनके द्वारा मृदा उर्वरता में कमी नहीं आ पाती है। यानी जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसके अंदर क्या होते हैं, जो पोषक तत्व है पादपों को वो सामान्य वृद्धि के लिए या फसल उपज के लिए प्राप्त होते रहते हैं। तो यह हो गई प्राकृतिक उर्वरता। फिर है उपार्जित उर्वरता यानी एक्यूरेट फर्टिलिटी। वह उर्वरता जो खाद्य उर्वरक, भूपरिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई इत्यादि के प्रयोग से पैदा की जाती है उसे उपार्जित उर्वरता कहते हैं। यानी अपन जो सीड जर्मिनेशन के लिए भूपरिष्करण करते हैं यानी टिलेज ऑपरेशंस करते हैं, सिंचाई देते हैं, खाद उर्वरक डालते हैं, तो वो क्या हो गई, एक उपार्जित उर्वरता हो गई, यानी उसको अपन ने क्रिएट किया है। इसके अंतर्गत कुछ सीमित कारक होते हैं जो कि प्रयोगों द्वारा निश्चित किए जाते हैं। इसमें उर्वरक की अधिक मात्रा प्रयोग करने पर भी अधिकतम उपज प्राप्त नहीं हो पाती है। यानी इस फर्टिलिटी के अंदर क्या होता है, अपन पौधों को अधिक पोषक तत्व देंगे तो उससे उपज एक बार तो बढ़ेगी, लेकिन जो जितना अपन पोषक तत्व दे रहे हैं अपन अनुमान लगा रहे हैं, जैसे कोई 10 क्विंटल उपज के लिए जितने पोषक तत्व डाल रहे हैं उससे 10 क्विंटल तो उत्पादन हो रहा है, लेकिन अगली बार अपन उससे ज़्यादा डालेंगे तो उसका ये नहीं होगा कि 10 से 12 क्विंटल हो जाएगा। वो उपज क्या है, अधिकतम जितनी उपज होती है उतनी होता है, उसके बाद उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करने से कोई उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए यह आवश्यक है उर्वरकों का प्रयोग मृदा में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर तथा मृदा परीक्षण के आधार पर प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी यही कारण है कि जो सोइल हेल्थ कार्ड बनाया था उससे मृदा के अंदर कितने प्रतिशत पोषक तत्व पहले से मौजूद है, फिर उसके बाद कितने रिकमेंड और करने हैं यानी कितने पोषक तत्व और देने हैं, तो उस आधार पर ही उपज का निर्धारण भी किया जा सकता है। यानी मृदा परीक्षण के आधार पर ही पोषक तत्वों जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनका प्रयोग अपन कर सकते हैं। फिर आता है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक तो प्राकृतिक कारक हो गया। तो प्राकृतिक कारक वह कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करती हैं। ये निम्न प्रकार के हैं। मूल पदार्थ यानी पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल से भी मृदा उर्वरता प्रभावित होती है, क्योंकि पैतृक पदार्थ में पोषक तत्वों का अधिक्य होने पर उसमें निर्मित मृदा भी उर्वरक होती है। चट्टानों व जो पेरेंट मटेरियल है की विभिन्नता के अनुसार मृदा के गुणों और उसकी उर्वरता में भी अंतर पाया जाता है। यानी चट्टानों के आधार पर कौन सी चट्टान है उसके आधार पर ही उसमें जब उसका विच्छेदन होगा, जो पैतृक पदार्थ है, चट्टानें हैं, तो उनके अंदर कितने पोषक तत्व हैं उस आधार पर ही मृदा उर्वरता में अंतर स्पष्ट किया जाता है। यानी अम्लीय जो आग्नेय चट्टानें हैं वो बालू पत्थर की अपेक्षा वेदरिंग द्वारा बलुई मृदाओं का निर्माण होता है। इनमें केओलिनाइट क्ले खनिज पाया जाता है जिसमें क्षार की मात्रा कम पाई जाती है। ऐसी मृदाओं की उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। यानी जो अम्लीय आग्नेय चट्टानें हैं और बालू पत्थर सैंड स्टोन्स हैं उनके जो वेदरिंग होगी यानी अपक्षय होगा तो उनसे जो मृदा का निर्माण होगा उसमें क्षार बेस क्या होंगे, कम होंगे, तो मृदाएं क्या होगी अपेक्षाकृत कम उर्वरता वाली होगी। क्षारीय और अवसादी चट्टानों के अपक्षय से भारी मृदाएं हैवी सोइल्स बनती है जिनमें क्षार की मात्रा अधिक होती है और इन मृदाओं की उर्वरता भी अधिक होती है। कठोर और शुद्ध चूने पत्थर से बनी मृदाएं उथली व बलुई होती है तथा मृदु चूना पत्थर से भारी कणाकार वाली गहरी मृदाओं का निर्माण भी होता है। यानी इस प्रकार जो पेरेंट मटेरियल्स हैं उनके विच्छेदन से जो
सोइल बनती है उसके आधार पर भी सोइल फर्टिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद आता है जैसे टोपोग्राफी, स्थलाकृति है। असमतल होने पर उर्वरता में कमी आ जाती है। जैसे कोई ढलान वाला क्षेत्र है तो उससे ऊपर से जब बरसात होगी तो ढलान के अंदर क्या होगा, जो निचली सतह होगी उस पर पोषक तत्वों की प्राप्यता है जो वो अधिक होगी, तो वहाँ की भूमि है वो उपजाऊ होगी। लेकिन जो ऊपर जहाँ से ऊपर से जो पोषक तत्व घुल के नीचे आए थे वहाँ पीछे क्या रह जाएंगे, ढलान में कम उपजाऊ भूमि रह जाएगी, क्योंकि वो पोषक तत्व बहकर नीचे की तरफ आ जाएंगे। या फिर जब मृदा अपरदन होता है यानी सोइल इरोजन होता है तब भी सोइल फर्टिलिटी है वो प्रभावित होती है। फिर आता है मृदा आयु। तो मृदा आयु के साथ साथ मृदा उर्वरता में कमी आती है, यानी जब अधिक से अधिक अपन फसल उगाते हैं तो जो फर्टाइल सोइल होगी उसमें भी फर्टिलिटी में कमी आएगी, क्योंकि वहाँ से लगातार पोषक तत्वों का दोहन होने से या मृदा क्षरण या लीचिंग के कारण उनकी उर्वरता नवनिर्मित मृदाओं की अपेक्षा कम होती है। यानी जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं उनमें फर्टिलिटी क्या है वो अधिक होती है। लेकिन अधिक फसलें उगाने से और मृदा क्षरण यानी जो सोइल इरोजन है और लीचिंग के कारण उनकी उर्वरता प्रभावित होती है। फिर आता है जलवायु। अत्यधिक वर्षा तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा उर्वरता का ह्रास होता है, यानी नुकसान होता है। अत्यधिक वर्षा होगी तब भी जो पोषक तत्व है वो लीचिंग के द्वारा नीचे चले जाएंगे, और कम वर्षा के कारण जो पोषक तत्व है वो घुलनशील अवस्था में नहीं आते हैं, इससे भी मृदा जो उर्वरता है वो प्रभावित होती है। कम वर्षा व अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, यानी कम वर्षा जहाँ होगी वहाँ पे तापमान अधिक होगा और उन क्षेत्रों में जो कार्बनिक पदार्थ है वो जल्दी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि विलेय खाद्य तत्व निचले स्तरों में चले जाते हैं, जिसमें मृदाओं को ऊपरी सतह की उर्वरता कम हो जाती है। यानी जब बरसात अधिक होती है या अधिक तापमान के कारण जो पोषक कार्बनिक पदार्थ का विघटन अत्यधिक जल्दी से होता है, तो वो उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो घुलकर निचले स्तरों में चले जाती हैं। इसी कारण उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में अधिक ताप होने के कारण समशीतोष्ण की अपेक्षा कार्बनिक पदार्थ का विघटन सरलता व शीघ्रता से होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में मृदा उर्वरता कम पाई जाती है। जैसे अपन पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो उसमें गर्मी अधिक पड़ती है और बरसात कम होती है, उसी कारण यहाँ की जो भूमि है वो कम उर्वरक होती है। फिर आता है मृदा प्रोफाइल की गहराई, डेप्थ ऑफ सोइल प्रोफाइल, यानी उथली मृदाओं की अपेक्षा गहरी मृदा अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जाती है और अच्छी प्रकार फैल जाती है। यानी जितना अधिक जड़ों का फैलाव होगा उतना ही पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार जल और खाद्य तत्व अधिक मात्रा में प्राप्त करती है। उथली मृदाओं व शुष्क दशाओं में सूखा होने के कारण पौधों की वृद्धि उचित रूप से नहीं हो पाती है, तो इससे भी जो सोइल फर्टिलिटी है वो प्रभावित होती है। मृदा की भौतिक दशा यानी फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोइल। तो मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे पौधों की उचित वृद्धि हो सके एवं जल व वायु संचार पर्याप्त हो सके। यानी अधिक ब्लड डेंसिटी होगी तो उसमें जो वायु संचार है वो कम हो जाएगा। मृदा की भौतिक दशा अच्छी होने पर उसकी जल धारण क्षमता है वो अधिक होगी। यानी अगर भौतिक दशा उसकी अच्छी है भूमि की तो उसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। तो जब जल धारण क्षमता अधिक होगी तो पौधों को लंबे समय तक पानी जो है वो मिलता रहेगा और पानी के साथ ही सॉल्यूशन के रूप में ही प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। तो मृदा कणाकार महीन व दानेदार संरचना वाली मृदाओं की उर्वरता अधिक होती है। बलुई मृदाओं में जल धारण क्षमता में पोषक तत्वों का अधिशोषण कम होता है, क्योंकि जो बलुई मृदाएं उनमें जल धारण क्षमता कम होने के कारण पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, और जल धारण करने की जो क्षमता कम होने के कारण जो लीचिंग लॉस है वो इन मृदाओं में अधिक होता है। अतः ये मृदाएं सिल्ट व कले की अपेक्षा कम उर्वर होती है। तो ये मृदाएं जो है बलुई मृदाएं वो सिल्ट व कले की अपेक्षा कम उर्वरक होती है, क्योंकि इनमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर कम होगी तो उनमें न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबल फॉर्म है वो भी
कम होगी। फिर आता है मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन। जब भूमि की सतह से अतिरिक्त जल निचले स्थानों की ओर बहता है तो मिट्टी को काटकर बहा ले जाता है। मिट्टी के साथ साथ पौधों के आवश्यक विलेय खाद्य तत्व भी बह जाते हैं। यानी जब मृदा अपरदन होता है जल द्वारा या वायु द्वारा होता है तो भूमि की जो ऊपरी सतह के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है या पोषक तत्व होते हैं वो घुलकर क्या हो जाते हैं, निचली सतहों पर चले जाते हैं। तो ऊपर की जो भूमि रह गई वो कम उपजाऊ भूमि रह जाती है, यानी उर्वरता उसकी कम हो जाती है। वैज्ञानिकों के मतानुसार अनुमानतः फसल जितना खाद्य पदार्थ मृदा से अपने प्रयोग में लाती है उसका 20 गुना ह्रास मृदा अपरदन के कारण होता है। यानी अगर कोई फसल जितना पोषक तत्व ले रही है उससे 20 गुना अधिक जो मृदा अपरदन सोइल इरोजन के द्वारा पोषक तत्वों की हानियाँ होती है, तो इससे भी सोइल फर्टिलिटी है वो प्रभावित होती है, यानी कम हो जाती है। फिर उसके बाद आता है मृदा में पौधों के खाद्य तत्वों को प्रदान करने की क्षमता। प्लांट न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी इन द सोइल, यानी विभिन्न प्रकार की मृदाओं में इनहेरेंट खाद्य तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है, यानी अंतर्निहित खाद्य तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। क्योंकि जो मृदा जिसमें कले की मात्रा होगी, सिल्ट की मात्रा होगी, बलुई होगी, तो उस मृदाओं के अंदर क्या होगा, अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा होगी। यानी भारत की विभिन्न प्रकार की मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में से किसी एक या दो खाद्य तत्वों की कमी अवश्य पाई जाती है। क्योंकि जिसमें लो ऑर्गेनिक कार्बन होगा उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है। और जिंक की भी सामान्यतः डेफिशिएंसी देखी जाती है। जिन मृदाओं में अंतर्निहित खाद्य तत्वों की मात्रा अधिक होती है उनकी उर्वरता भी अधिक होती है। यानी इन पोषक तत्वों की मात्रा जहाँ अधिक होगी वो भूमि भी उर्वरक भूमि होगी। फिर आ गया आर्टिफिशियल फैक्टर, यानी पहले प्राकृतिक कारक थे, अब कृत्रिम कारक है। तो उसमें देखते हैं अपन जल क्रांति यानी वाटर लॉगिंग कंडीशन। इसके अंदर क्या होता है, जब भूमि के अंदर अधिक नमी होती है और जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती है तो मृदा में वायु की कमी हो जाती है। तो वायवीय जीव जो बैक्टीरिया है उनका कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाती हैं, जिससे हानिकारक बैक्टीरियाओं की सक्रियता बढ़ जाती है। उनके द्वारा मृदा में हानिकारक अम्लों का निर्माण करते हैं, जिसके कारण मृदा की उर्वरता शक्ति घटती जाती है, वह मृदा उर्वरक हो जाती है। मृदा में ज़्यादा जल आने से भौतिक दिशा खराब हो जाती है तथा साथ ही विलेय खाद्य पदार्थ भी लीचिंग द्वारा नीचे सतहों पर चले जाते हैं। जलाकारांत की स्थिति में जस्ते की प्राप्यता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सल्फेट के अवकरण से सल्फाइड बनने से गंध की प्राप्यता भी कम हो जाती है, यानी नाइट्रोजन के निक्षालन और विनाइट्रीकरण की समस्या भी पैदा हो जाती है। यानी जब जल भराव वाला क्षेत्र होगा उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और जो वायवीय जो जीव होते हैं उनकी क्रियाशीलता भी प्रभावित होगी। उसके कारण क्या होगा, जो हानिकारक बैक्टीरिया उनकी सक्रियता बढ़ जाएगी, उस कारण मृदा में हानिकारक अम्लों का निर्माण होगा और जो मृदा की उर्वरक शक्ति है वो घट जाएगी। और जो अधिक जलाकारांत होने के कारण जो घुलनशील अवस्था में जो पोषक तत्व थे तो वो लीचिंग के द्वारा निचली सतहों पर चले जाते हैं। इसी कारण भी मृदा जो सोइल फर्टिलिटी है वो प्रभावित होती है। फिर आता है फसल प्रणाली यानी क्रॉपिंग सिस्टम। तो हमारे देश में फसल उगाने की 3 प्रणालियाँ प्रचलित है। एक तो सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, मिक्स क्रॉपिंग हो गया और क्रॉप रोटेशन हो गया। तो एक क्यारी के अंदर क्या करते हैं, एक निश्चित स्थान पर प्रत्येक वर्ष एक ही फसल उगाई जाती है। यह प्रत्येक फसल अपनी जड़ों से एक प्रकार का विष निकालती है। इस प्रकार एक ही फसल एक ही स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक उगाई जाती है तो उसकी जड़ों से निकलने वाले विष की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मृदा विकृत हो जाती है और पैदावार देने की क्षमता जो है वो घट जाती है। यानी एक ही फसल को अपन एक ही खेत में बार बार उगाते हैं तो वो एक समान पोषक तत्व, उनको जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वही पोषक तत्व वो है मृदा से दोहन अधिक कर लेती है और जो उनकी जड़ों द्वारा जो हानिकारक टॉक्सिक पदार्थ छोड़ा जाता है तो वह भी जो भूमि है उसकी
उर्वरता को प्रभावित कर देती है। इकहरी प्रणाली में अमुक फसल की आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वर्ष निश्चित तत्वों का शोषण होता रहता है, उर्वरता क्षीण हो जाती है, यानी जो निश्चित मात्रा में पोषक तत्व लेगी तो उन पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो वैज्ञानिक ढंग से खेती फसल चक्र के अनुसार की जाती है तो मृदा उर्वरता का ह्रास कम हो जाता है। यानी जब फसलों को फेरबदल कर बोया जाता है तो कुछ फसलें जो होती है उनमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा अधिक ग्रहण करती है, तो कुछ फसलें ऐसी होती है तो नाइट्रोजन की कम मात्रा चाहिए और फास्फोर पोटास की मात्रा अधिक चाहिए। तो इस प्रकार क्या है, एक संतुलन बन जाता है, तो फसल चक्र अपनाना अच्छा रहता है, तो मृदा उर्वरता जो ह्रास है वो कम हो जाता है। इसके अनेक कारण इस प्रकार है जिसमें ह्रास नहीं होता वह मृदा की उर्वरता को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे मृदा अपरदन कम होने से उर्वरता में ह्रास कम होगा। फलीदार फसलों की शीघ्र वृद्धि के कारण फसल चक्र द्वारा मृदा में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों का योग होता है। यानी फलीदार फसलों का जब अपन उगाते हैं फसल चक्र के अंदर तो नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। विषैले पदार्थों को बनाने से रोकती है। यानी फसल चक्र अपनाएंगे तो विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, उनका निर्माण कम हो जाता है। फसलों की जड़ों द्वारा खाद्य तत्वों के शोषण का स्थान परिवर्तित हो जाता है। यानी जो पोषक तत्व एक फसल ग्रहण करती है तो वो क्या है, पोषक तत्वों की जो ग्रहण करने की है क्षमता है जड़ों की, तो वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा ही की आवश्यकता पड़ती है। मृदा के भौतिक गुणों में सुधार होता है। यानी जो बल्क डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी है या स्ट्रक्चर है वो दलहनी फसलों की बुआई करने से परिवर्तित होती रहती है, तो वो क्या होती है, मृदा उर्वरता के लिए अच्छी होती है। तो मृदा पीएच, तो मृदा पीएच द्वारा मृदा उर्वरता तथा पौधों को खाद्य तत्वों की प्राप्यता प्रभावित होती है। यानी अधिक पीएच और कम पीएच होने के कारण जो कोलाइड्स होते हैं भूमि के अंदर उनमें विनिमय कैल्शियम यानी एक्सचेंजेबल जो कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्राएं कम रहती है अम्लीय मृदाओं के अंदर। आयरन एल्यूमिनियम मैग्नीज और कॉपर विलीय रूप में रहते हैं। यानी इनकी जो अम्लीय मृदा के अंदर क्या हो जाती है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इनकी अधिकता के कारण पौधों पर विषैला प्रभाव पड़ता है। यानी जो मैग्नीज एल्यूमिनियम और कॉपर आयरन है इनका विषैला प्रभाव भी पड़ता है तथा पौधों को नाइट्रोजन फास्फोरस की कम मात्रा में प्राप्ति होती है। इसलिए इन मृदाओं की उर्वरता कम हो जाती है। यानी अम्लीय क्षारीय जो मृदाएं होती हैं उनमें क्या हो जाता है, मृदा की उर्वरता है वो कम हो जाती है, क्योंकि पोषक तत्व होते हैं लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म के अंदर नहीं रहते। कुछ पोषक तत्वों की सांद्रता है वो बढ़ जाती है तो वो हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम मैग्नीशियम की प्राप्य अधिक तथा आयरन मैग्नीशियम व कॉपर आदि की प्राप्यता कम हो जाती है। इस प्रकार इन मृदाओं की उर्वरता भी कम होती है। यानी क्षारीय मृदाओं के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और आयरन मैग्नीशियम और कॉपर जो अम्लीय मृदा के अंदर अधिक मात्रा में पाए जाते थे वो क्या होगी, उनकी प्राप्यता कम हो जाती है क्षारीय मृदा। इसलिए ही सॉइल पीएच है जो 7 तक होना आवश्यक होता है, क्योंकि सभी पोषक तत्व समान रूप से मिलते रहते हैं। फिर आता है सॉइल टेम्परेचर। मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता तथा कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन ताप से प्रभावित होता है। यानी अधिक ताप होगा या कम ताप होगा तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और अधिक टेम्परेचर के कारण कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन भी अधिक होता है और लो टेम्परेचर के अंदर भी कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन बहुत धीरे होता है, तो इससे भी सॉइल जो फर्टिलिटी है वो प्रभावित होती है। ताप वृद्धि से अपक्षय अधिक होती है। यानी तापमान बढ़ेगा तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन क्या होगा, अधिक होगा। अतः कले की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसकी दूसरी तरफ नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ सिलिका अनुपात एल्यूमिनियम और क्षार अनुपात है, एल्यूमिनियम के अनुपात ताप के बढ़ने से कम हो जाते हैं। यानी जो इनका जो CN रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ताप वृद्धि से मृदा की नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी ताप बढ़ेगा तो विनाइट्रिकन जो लॉस है नाइट्रोजन का वो अधिक होगा और कार्बनिक पदार्थ जब जल्दी सड़ेंगे तो जो उनको पोषक तत्व प्रदान करने की जो भूमि है वो क्षमता क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है।
मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल। कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर पौधों के लिए आवश्यक खाद्य तत्वों की विभिन्न मात्राएं प्रदान करता है। यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर वह किसी प्लांट्स और एनिमल्स का बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। जब इनका विघटन होता है तो जो पोषक तत्व उन प्लांट्स के और एनिमल्स के अंदर थे तो वो विघटित होने के बाद वापस फसल वो उस न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर वापस आते हैं। तो उनकी क्या होती है, जो खाद्य पोषक तत्व होते हैं तो उनकी मात्राएं क्या होती है, अधिक प्रदान होती है। इसलिए इसे पौधों के खाद्य तत्वों का भंडार गृह भी कहते हैं। यानी कार्बनिक पदार्थ को पोषक तत्वों का भंडार गृह कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में ज़्यादा होने पर उर्वरा शक्ति भी उस मृदा की अच्छी होती है। यानी जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन अधिक होगा तो वह भूमि उर्वरक होगी या उर्वरा शक्ति उसकी अधिक होगी, क्योंकि उसका पीएच मेंटेन रहेगा। पीएच मेंटेन रहेगा तो सारे पोषक तत्व है वो एक समान मात्रा में पौधों को उपलब्ध होते रहेंगे। फिर आता है मृदा जुताई का ढंग व समय। यानी मृदा का समय समय पर भू परिष्करण करने से मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है। यानी जब भूमि की जुताई अपन करते हैं तो उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है या जो फसल अवशेष होते हैं वो भूमि के अंदर मिलते रहते हैं, तो एरेशन भी सही रहता है, उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसमें भी सुधार होता है। और जो कठोर लेयर होती है वो भी भूपरिष्करण से टूट जाती है। तो इससे क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षित जल है वो अधिक मात्रा होने के कारण वो लीचिंग के द्वारा नीचे चला जाएगा। तो भूमि के अंदर एरेशन का सिस्टम भी अच्छा रहेगा, वाटर ड्रेनेज की सुविधा अच्छी होगी। मृदा जुताई अगर करते हैं अपन तो ड्रेनेज भी अच्छा होगा, तो इससे क्या होगा, जो प्राप्य जल है उसकी जो मात्रा है वो अधिक रहती है। ढालू खेतों की जुताई ढाल की लंबवत करने से मृदा के अपर्दन कम होता है, जिसे खाद्य तत्व पानी के साथ बहकर बाहर नहीं जा पाते हैं। यानी ढालू जो खेत होते हैं उनकी जुताई ढलान के अगर विपरीत करते हैं तो उनके जो पोषक तत्व है वो पानी के साथ बहकर नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, वो वहीं के वहीं स्टोर हो जाते हैं, जिससे खाद्य तत्व पानी के साथ बहकर बाहर नहीं जा पाते हैं। मृदा जीव एवं सूक्ष्म जीव यानी सोइल ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मृदा में उपस्थित जीव, कीट, रोडेंट्स, सहस्त्राब्दी, शतपदी, केंचुए, दीमक, मकड़ियाँ इत्यादि मृदा में अपने निवास के लिए बिलों का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा महीन होती है। यानी जो चर्निंग प्रोसेस होती है वो इनके द्वारा की जाती है। इस मृदा निर्माण में भी इनका सहयोग होता है। तो केंचुए अपने भोजन में मृदा के साथ कार्बनिक पदार्थ भी लेते हैं। यानी वो कार्बनिक पदार्थ भी खाते हैं और मिट्टी भी खाते हैं। तो जहाँ से मिट्टी खाई है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कर देंगे, और ऑर्गेनिक मैटर जहाँ से खाया है फिर वहाँ जो मिट्टी है वो ऊपर उल्टा पलटी का काम करती हैं। इससे क्या होगा, तो जो भूमि की जो ऑर्गेनिक कार्बन और मृदा है उसको क्या हो कहते हैं, मिला देते हैं। तो ये भी भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। यानी केंचुए अपने भोजन में मृदा के साथ कार्बनिक पदार्थ भी लेते हैं। इसे पाचक पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड में तथा जटिल नाइट्रोजन यौगिक सरल यौगिकों में बदल जाते हैं। साथ ही कार्बन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भी बढ़ जाती है। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव जैसे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स। एल्गी मृदा में कार्बनिक पदार्थ का योग करती है, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी क्या है, मात्रा को बढ़ाती है, जिससे कणों में चिपकने की शक्ति और वायु संचार बढ़ जाता है तथा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ के जटिल पदार्थ जैसे लिग्निन, सेल्यूलोज है, हेमिसेल्यूलोज है आदि का विच्छेदन यानी अपघटन करती है तथा मृदा में ह्यूमस बनने में सहायता करती है। भोजन के रूप में ये ज़्यादातर कार्बन व नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। साथ ही अपने शरीर से यह कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया का निष्कासन करते रहते हैं। सूक्ष्म जीव है जो क्या करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ है उनको अपघटन करते हैं, साथ में क्या करते हैं, ह्यूमस का निर्माण भी करते हैं और साथ में कार्बन व नाइट्रोजन
की मात्रा भूमि के अंदर बढ़ाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया का निष्कासन करते हैं। इससे क्या हो गया, भूमि के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा है वो बढ़ जाती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। इसी कारण यह मृदा में कार्बनिक पदार्थों को सुरक्षित रूप से संचित कर मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके पौधों की प्राप्त अवस्था में प्रदान करते हैं। इस प्रकार की जीव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सल्फर सल्फेट में बदल जाते हैं, जो पौधों के लिए आसानी से प्राप्त हो जाती है। यानी सूक्ष्म जीवों का भूमि के अंदर सोइल जो फर्टिलिटी है उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी संचित करते हैं और जो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होने वाला जो मैटर होता है उनका भी अपघटन करते हैं। जैसे लिग्निन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज है, इनका विच्छेदन क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो ये एक्टिनोमाइसीट्स और फंजाई के कारण इनका विघटन होता है और मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं। ये हो गया आपको मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले दोनों कारकों में, जैसे कृत्रिम कारक और प्राकृतिक कारक है। प्राकृतिक कारण में मूल पदार्थ यानी पेरेंट मटेरियल हो गया, टेम्परेचर हो गया, टोपोग्राफी हो गई, क्लाइमेट, सोइलेज हो गया और मृदा की प्रोफाइल और मृदा की भौतिक दशाएं, ये प्राकृतिक हो गए। और उनके बाद कृत्रिम के जलाक्रांति हो गई, फसल प्रणाली हो गई, ये क्या करती हैं, जो मृदा की फर्टिलिटी है उसको प्रभावित करती हैं। तो ये प्रभावित करने वाले कारक का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। फिर आगे अपन नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।